और फिर छोटी सी सड़क पर उस तरफ चला गया जहां 2-4 साइकिल रिक्शा खड़े थे। मेरी नीम आंखें बराबर उसका ताक़ुब कर रही थीं। अभी तक उसने मेरी तरफ निगाह नहीं डाली थी। मैं अजीब कश्मकश में था। ये कमबख्त मेरा पीछा करता यहाँ आया है या वैसे ही मंदिर में माथा टेकने आ गया है। मैं ये सोच ही रहा था कि उस आदमी ने गर्दन मोड़कर उस दरख्त की तरफ देखा जिसके नीचे मैं समाधि लगाए बैठा था। साफ लग रहा था कि वो मुझे देख रहा है, मगर उसने अपनी तरफ से ऐसा जाहिर किया जैसे यूं ही उसकी निगाह मुझ पर पड़ गई हो। फिर वो एक साइकिल रिक्शे पर बैठकर वहां से चला गया, लेकिन मुझे वसवसे में छोड़ गया। अब मुझे यहाँ से उठकर किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए था। चुनाचे कुछ देर बाद मैंने जय माता शेरावाली का धीमा सा नारा लगाया और त्रिशूल थाम कर मंदिर के पिछली तरफ से होकर एक पगडंडी पर चल पड़ा। ये पगडंडी आगे बल खाती चली गई थी। कुछ अंदाजा नहीं होता था कि ये पगडंडी कहाँ जा रही है। उसका मोड़ घूमा तो सामने नशेब में एक छोटी सी वादी फैली हुई थी जहाँ हरे भरे दरख्तों में डोगरा गांव था। मकानों की छतें ज्यादातर टीन की थी। मैंने एक डोगरा औरत को मकान के बाहर गाय का दूध दोहते देखा। शाम हो रही थी, सर्दी में इजाफा हो गया था। कुछ मकानों से उपलों का धुआं उठ रहा था। मैंने उस धुएं को यूं पहचाना कि फजा में उपलों की बू रची हुई थी। उस डोगरा गांव के पीछे चीड़ के बहुत से दरख्त थे जो ढलान में दूर तक चले गए थे। मैंने सोचा कि इन दरख्तों में किसी जगह यूं ही आसन जमा कर बैठ जाता हूँ। लोगों की निगाहों से भी बचा रहूंगा और वक्त भी गुजर जाएगा। मैं गांव के पहलू से गुजरकर नशेब के दरख्तों में आ गया जहां निस्बतन खामोशी और सन्नाटा था। ऊंचे सतूनों जैसे दरख्तों के साथ टेक लगाकर इस तरह बैठ गया कि एक तरफ से मुझे गांव और दूसरी तरफ दरख्तों की ढलान बराबर दिखाई दे रही थी। मैंने गंबल अच्छी तरह से अपने शानों पर कर लिया था। सूरज गुरूब हो चुका था और सारी वादी पर शाम का नीम स्याह अंधेरा उतर आया था। गांव के मकानों में लालटेनें रोशन हो गई थी। दूर पहाड़ के नशेब में भी मकानों की बत्तियां झिलमिलाने लगी थी। मुझे रात के 2 बजे तक बैठना था। मेरे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। क्रेनी की वजह से मैं आधी रात तक एक टांग पर भी खड़ा रह सकता था। मुझे अगर अंदेशा था तो गमबख्त उस मनहूस सीआईडी वाले की तरफ से था कि कहीं वो पुलिस लेकर वहां न आ जाए और सारा मिशन अधूरा न रह जाए। मैं लम्हा लम्हा गहरे अंधेरे में चारों तरफ आंखें खोले देख रहा था। अचानक मुझे गांव की तरफ से एक साया सा अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मैं एकदम से होशियार होकर बैठ गया। अगर जी वही सीआईडी वाला आदमी है तो उसकी मौत उसे मेरी तरफ खींचे लिए आ रही है। मैंने फैसला कर लिया कि उसका काम तमाम करके लाश वहीं झाड़ियों में डाल दूंगा। लेकिन मेरे कानों से झांझरों की मुतरन्नम आवाज टकराई। ये चांदी की झांझरों की आवाज थी जो पंजाब और जम्मू की देहाती औरतें अपने पाँव में पहना करती थीं। साया जरा करीब आया तो मैंने देखा कि ये एक डोगरा औरत है जिसके हाथ में एक छोटी बाल्टी है और उसके ऊपर रुमाल में लपेट कर कुछ रखा हुआ है। अभी अंधेरा इतना गहरा नहीं हुआ था कि मुझे तारीकी में कुछ दिखाई न देता। मैंने जल्दी से आसन जमा लिया मगर मेरी आंखें खुली थी। औरत का साया करीब आ गया। जो डोगरा औरत थी जिसने शलवार कमीज पहन रखी थी, उसके पाँव में चांदी की झांझरें थीं जो मौसीकी पैदा कर रही थी। झांझरों की मौसीकी रुक गई। औरत आहिस्ता से जमीन पर बैठ गई, बाल्टी घास पर रखी, हाथ बांध कर प्रणाम किया और डोगरा जबान में कहा, महाराज ये मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, स्वीकार करें। मुझे भूख लग रही थी, फिर भी मैं बेहद मोहतात था। ये सीआईडी वाले की कोई साजिश भी हो सकती थी। मैंने साधु संतों की तरह कहा, ये क्या है बालका? डोगरा औरत ने बाल्टी के ऊपर से चंगेर हटाकर कहा, महाराज ये मैं अपनी गाय का दूध धोकर आपके लिए लाई हूँ और ये मकई की रोटी और अचार है। मेरी भूख चमक उठी, मगर ये मेरी मौत का सामान भी हो सकता था। मुमकिन है ये औरत भी दुश्मन की एजेंट हो और इन अशिया में कोई जहरीली शय मिलाकर लाई हो। मैंने हाथ उठाकर कहा, बालका हम तेरी श्रद्धा से प्रसन्न हुए हैं, परंतु हमें विष्णु माता का आदेश है कि कोई शय किसी को खिलाए बगैर मत खाओ। तुम इसमें से दूध पियो और रोटी खाओ, फिर हम भोजन करेंगे। डोगरा औरत हाथ बांधकर बोली, महाराज जैसे आपकी इच्छा। ये कहकर डोगरा औरत ने मेरे सामने बाल्टी के साथ अपना हाथ चुल्लू बनाकर लगाया, फिर बाल्टी को अपने घुटने पर रखा और चुल्लू के साथ मुंह लगाया और गटागट 2-4 घूंट दूध के पी गई। बाल्टी रखकर उसने गर्म चादर से मुंह साफ किया और मेरे कहने पर मकई की रोटी के भी 2 निवाले तोड़कर खा लिए। मैंने चंद लम्हे इंतजार किया। मैं दूध और मकई की रोटी का रद्द-ए-अमल देखना चाहता था। मैं उससे विष्णु माता के चमत्कारों की बातें करता रहा। जब मुझे तसल्ली हो गई कि दूध और रोटी में किसी जहरीली शय की मिलावट नहीं हुई तो मैंने मकई की रोटी अचार के साथ खानी शुरू की। देखते देखते मैं मकई की सारी रोटी खा गया और दूध की आधी से ज्यादा बाल्टी खाली कर दी। डोगरा औरत ने घुटने पकड़ लिए और कहा, महाराज मुझ पर कृपा कर दें, मुझे बच्चा दे दें, नहीं तो मेरा शौहर मुझे घर से निकाल देगा। वो मुझे बहुत मारता है महाराज। ये जवान डोगरा औरत कुछ इस तरह मेरे कदमों में बिछी जा रही थी कि मुझे ऐसे लगा जैसे वो वाकई मुझसे अपना बच्चा चाहती हो। मैंने आवाज में जलाल पैदा करते हुए कहा, बालका पीछे हटकर बैठ जा, मैं माता शेरावाली के आगे तुम्हारी अरदास करूंगा
वैष्णु माँ तेरी गोद जरूर हरी करेगी। अब तू जा और सुन, किसी को बताना मत कि तू मुझे जहाँ मिली थी, वरना तेरे यहाँ बच्चा नहीं होगा। दूगरा औरत तो मेरे आगे सजदे में गिर पड़ी। महाराज मैं किसी को नहीं बताऊंगी, महाराज मुझे बच्चा दे दें, मेरी जिंद जान आप पर कुर्बान। मैंने कहा अच्छा अब तू चली जा। दूगरा औरत ने बाल्टी और चंगेर उठाई, कुछ कदम वो हाथ जोड़े उल्टे कदम पीछे चलती गई, फिर प्रणाम किया और अपने गाँव की तरफ चली गई। अब अंधेरा इतना हो गया था कि थोड़ी दूर जाने के बाद ही अंधेरे ने उसे अपने अंदर गुम कर लिया। गाय के ताजा दूध और पहाड़ी मकई की रोटी ने मेरे जिस्म में नई तवानाई भर दी। मैं कंबल ओढ़कर दरख्त के पीछे सिमट कर बैठ गया। अब खालिस दूध और पहाड़ी मकई ने अपना रंग दिखाया और मुझे नींद आने लगी। नींद का गलबा इस कदर शदीद था कि मेरा सर बार बार कंधों पर ढलक जाता और मैं उसे बार बार ऊपर उठाता और आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देखने की कोशिश करता। मेरी आंखें जलने लगी थी। मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने दरख्तों में दौड़ लगानी शुरू कर दी। कुछ देर बाद फिर नींद ने हमला कर दिया। पहले सोचा कि कहीं दूध में ख्वाब आवर गोलियां तो नहीं मिला दी गईं, लेकिन ऐसा नहीं था। ये नींद का गलबा था और नींद खालिस दूध और मकई की रोटी की वजह से आ रही थी। चुनाचे कुछ देर नींद के खिलाफ जंग आजमाई करने के बाद मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो गया और नींद को जेर कर लिया। अभी रात के 10:15 ही बजे थे। ये घड़ी जो मेरी कलाई पर बंधी थी मुझे बाग जोगियां वाले साधु और एजेंट माता दास ने दी थी और देते वक्त अपनी घड़ी के साथ उसका वक्त मिला लिया था। रात के 2 बजने में अभी बहुत वक्त बाकी था। मैं हैरान था कि वो CID का आदमी अभी तक मेरे ताक़ुब में वहां क्यों नहीं आया। कोई चाहे कुछ कहे, मगर मेरे तजुर्बे ने मुझे बताया था कि वो भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी है और मेरे पीछे लगा हुआ है। वो बड़ा मोहतात था, किसी खास घड़ी का इंतजार कर रहा था जब मुझे रंगे हाथों पकड़ ले। आखिर ये उस इलाके का था, मैं उसके मुल्क में था। वो मुझे जब और जहां चाहे गिरफ्तार करवा सकता था। मैंने अपनी पोजीशन तब्दील कर ली और उन ऊंचे नीचे दरख्तों से निकलकर मैं पहाड़ी नाले की तरफ चल दिया। ये नाला मेरी नजर में था और मैं उसकी समत से बखूबी वाकिफ था। नशेबी पत्थरों में से निकलता मैं अंधेरी रात में पहाड़ी नाले की तरफ चलने लगा। आसमान की चमक की वजह से रात की तारीकी में धीमी धीमी धुंधली सी रोशनी घुल मिल गई थी। मैंने दरख्तों का एक झुंड उबूर किया और नीचे पहाड़ी नाला था। यही वो नाला था जिसके आगे वो पुल था जिसके नीचे मुझे 2 बजे रात अपने एजेंट साधु से मुलाकात करनी थी। ये छोटा पुल मुझसे ज्यादा दूर नहीं था। मैं नशेब में उतरता हुआ नाले के करीब आ गया। अंधेरे में नाले का शफाफ पानी किसी धुंधले आईने की तरह नजर आ रहा था। पानी का हल्का हल्का शोर बुलंद हो रहा था। मैंने एक जगह पत्थरों के दरमियान जगह बना ली और कंबल ओढ़कर बैठ गया। शबनम गिर रही थी जिसका मेरे मुंडे हुए सर पर असर हो रहा था। मैंने कंबल अपने सर के ऊपर कर लिया। वक्त बड़ी सुस्त रफ्तारी से गुजर रहा था, मगर कमांडो ट्रेनिंग के दौरान हमें इसकी खास तौर पर मशक करवाई गई थी। हमारा फौजी इंस्ट्रक्टर हमारे हाथ पांव बांधकर हमें किसी दरख्त के साथ जकड़ देता और हम सारी रात उस दरख्त के साथ जकड़े रहते। आज भी कमांडो ट्रेनिंग के वो दिन याद आते हैं तो कानों में से शां शां की आवाज निकलने लगती है। हमें घोड़ों की तरह दौड़ना, ऊंटों की तरह बगैर कुछ खाए पिए मीलों चलना और लोमड़ी जैसी मक्कारी से अपना रास्ता बनाना और सांप, मेंढक और खारदार झाड़ियां खाना सिखाया गया। हमें अजियतें दी गईं कि अगर कभी दुश्मन के हत्थे चढ़ जाएं तो उनकी अजियतों से घबराकर राज फाश न कर दें। हमें बंदर से भी ज्यादा पथरीला बनाया गया। हमें एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग लगाने की मशक करवाई गई। साथ ही साथ हमें दुश्मन पर उकाव की तरह झपटने और देखते ही देखते उसे फना कर डालने की तरबियत भी दी गई थी। हमें सूखे पत्तों पर चीते की तरह चलने की ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी कि हमारे कदम पत्तों पर पड़े मगर आवाज बिल्कुल पैदा ना हो। हमें बेहथियार लड़ाई की मशकें करवाई गईं और इंसानी जिस्म के तमाम तर नाजुक रगों, हड्डियों और आज़ा से सर्जन डॉक्टरों की तरह आगाह किया गया और बताया गया कि हमें दुश्मन पर कहाँ कारी ज़रब लगानी है। मैं कंबल में उकड़ू बैठा था। मेरे चारों तरफ अंधेरा था। अगरचे उस अंधेरे की मेरी आंखें आदी हो चुकी थी और सांप की आंखों की तरह मैं अंधेरे में हर शय देख रहा था। नाले का पानी मुतरन्नम मुसीबती पैदा करता मेरे सामने से गुजर रहा था। शबनमी फजा में तरह तरह की जड़ी बूटियों और घास पत्तों की बू रची हुई थी। यूं ही रात के 12 बज गए। मैंने वक्त काटने के लिए नाले पर जाकर मुंह हाथ धोया। पानी इस कदर ठंडा था कि हाथ डालते ही मेरी कुल्फी जम गई। चेहरे पर सिर्फ एक छींटा मार सका। उससे ये फायदा जरूर हुआ कि नींद का रहा सहा एहसास भी खत्म हो गया। खुदा खुदा करके जिस्म के गिर्द कंबल लपेटे, त्रिशूल वाली लोहे की लाठी हाथ में उठाए उस नाले के छोटे पुल की तरफ बढ़ा। नाले के उस छोटे पुल के ऊपर एक रेड़े का हयूला यूं खड़ा था कि उसके दोनों लकड़ी के बाजू आसमान की तरफ उठे थे। मैं नाले के किनारे चलता पुल के नीचे आ गया जहां अंधेरा गहरा था। मुझे सीटी की धीमी आवाज सुनाई दी। मैं होशियार हो गया। अंधेरे में मेरी आंखें चमकने लगी। अचानक किसी ने पीछे से मेरी गर्दन पर पिस्तौल की ठंडी नाल लगा दी। अपना कोड बताओ। मैं समझ गया कि ये अपना एजेंट है, लेकिन मेरे पाकिस्तानी एजेंट होने की तस्दीक चाहता है। मेरा वही एक कोड नंबर था जो मुझे पाकिस्तानी चीफ ने दिया था। मैंने अपना नंबर दोहरा दिया। पिस्तौल की नाली मेरी गर्दन से हट गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। बाग जोगियां वाला साधु अंधेरे में मेरे पीछे खड़ा था। उसने सरगोशी में पूछा, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? मैंने कहा, एक आदमी पर मुझे शक है, वो मेरे पीछे लगा है, मगर उसने इस वक्त मुझे नहीं देखा।
रखा। एजेंट साधु ने मुझे गिरबान से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर झंझोड़ा। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी और झटका इतना शदीद था कि मैं अपनी जगह से हिल गया। उसकी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो मेरे हाथों से मारा गया था। मैंने कहा, तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं तुम्हें बताऊं। उसने मेरा गिरबान छोड़ दिया। अपने गर्म लिबादे के अंदर से एक पिस्तौल निकालकर मेरे हाथ में थमाया और बोला, ये भरा हुआ है, मेरे पीछे पीछे आओ। वो मुझे लेकर नाले पर से गुजर गया। हम दूसरी तरफ की ढलान चढ़ने लगे। ऊपर एक सड़क थी जिसके किनारे कहीं कहीं खंभों पर मध्यम बल्ब रोशन थे। हम एक लकड़ी के खोखे के पास जा निकले थे जो बंद था और सामने लकड़ी का एक खाली बेंच रखा था। हम खामोशी से सड़क के किनारे किनारे मगरिब की समत जा रहे थे। मेरा साथी खामोश था, मैं भी कोई बात नहीं कर रहा था। ये कोई बड़ा ही अहम और खतरनाक फौजी मिशन था और कमांडो होने की हैसियत से मुझे मालूम था कि अशद जरूरत के सिवा जबान से एक लफ्ज नहीं निकालना होगा। मेरा गाइड एजेंट एक जगह सड़क के नीचे उतर गया जहाँ एक छोटी सी पहाड़ी पगडंडी दूर खेतों में जा रही थी। अंधेरे में खेतों की ऊंची फसल एक दीवार की तरह नजर आ रही थी। इन खेतों के बाजू में से चंद एक मकान खूब अंधेरे में खामोश खड़े थे। हम इन खेतों में से भी गुजर गए। अब एक नाहमवार सा मैदान आ गया। मैदान को अबूर किया तो जम्मू की मशहूर नदी तवी दिखाई दी। ये नदी ढलानी किनारों के बीच में बह रही थी। दूर उसी नदी पर बना हुआ शहर जम्मू का बड़ा पुल था जिसकी बत्तियां झिलमिला रही थी। मेरा साथी नदी पर पहुंचकर रुक गया। अंधेरे में उसने बाएं जानिब देखा और फिर मुझे लेकर उस तरफ चल दिया जहां एक छोटा सा घाट था। छोटी बड़ी 6-7 कश्तियां किनारे पर खड़ी थीं। उसने इशारे से मुझे पीछे आने को कहा और फिर हम जरा अलग खड़ी एक छोटी सी कश्ती में सवार हो गए। मेरे साथी एजेंट साधु ने कश्ती की रस्सी पहले ही खोल दी थी। हमने उस कश्ती में तवी नदी पार की और दूसरे किनारे पर आ गए जहां से हमारा सफर फिर शुरू हो गया। मुझे अभी तक मालूम नहीं था कि हमारा टारगेट कहाँ है और जिन 2 कमांडोज के बारे में मुझे बताया गया था वो कहाँ मिलेंगे। जम्मू शहर की रोशनियां अब पीछे रह गई थी। मेरे साथी एजेंट ने तो जैसे न बोलने की कसम खा रखी थी। हम पौ फटने तक पहाड़ी इलाके में चलते रहे। जब आसमान पर सुबह काजिब का नीला उजाला फैलने लगा तो मेरा साथी एक जगह रुक गया। ये सारे का सारा पहाड़ी इलाका था। एक तरफ जम्मू चंबा की पहाड़ियों का सिलसिला दूर तक चला गया था और दूसरी जानिब कश्मीर की सर्बफलक पहाड़ों की बर्फपोश चोटियां सुबह काजिब की मध्यम रोशनी में झलकने लगी थी। मेरे साथी एजेंट ने कश्मीर की पहाड़ियों की तरफ इशारा करके कहा, हमें उस पहाड़ के दामन में पहुंचना है। मैंने अंदाजा लगाया कि वहां पहुंचना बहुत दुश्वार था। उसने कहा, आगे पहाड़ी रास्ता बहुत खतरनाक है, सड़क कच्ची है मगर हम खड्डों और घाटियों में सफर करेंगे। तुम थक तो नहीं गए? लेकिन मुझे बताया गया है कि तुम एक नौजवान तजुर्बाकार कमांडो हो और इससे पहले भी पठानकोट में बड़ा जबरदस्त मार्का मार चुके हो। आओ चलें। मैं चाहता हूं कि सूरज निकलने से पहले हम इस जगह से निकल जाएं। जब सूरज तुलू हुआ तो वादी में चारों तरफ उजाला फैल गया। उस वक्त हम दरख्तों के तवील सिलसिले से गुजर रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी लेकिन चलते रहने की वजह से मुझे सर्दी नहीं लग रही थी बल्कि पसीना आ रहा था। एक जगह सरसब्ज झाड़ियों के दरमियान शफाफ चश्मा बह रहा था। हमने मुंह हाथ धोया, मकई की रोटी अचार के साथ खाई जो मेरा साथी अपने झूले में डालकर साथ लाया था। अब दिन खूब निकल आया था। दरख्तों में से धूप छन छन कर आ रही थी। मेरा साथी साधु मातादास अब भी खामोश था। मैं भी मसलहतंग उससे ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा था। उसने अपने साधुओं के झोले से कागज के टुकड़े पर बना हुआ नक्शा निकाला और उसे गौर से देखने लगा। फिर नक्शा फाड़ कर चश्मे के पानी में बहा दिया। उठकर जंगल में एक पहाड़ी ढलान की तरफ देखा और मुझे इशारे से पीछे आने को कहा। मैं चाबी दिए खिलौने की तरह उसके पीछे चल पड़ा। हम नशेब से उतरकर एक वादी में आ गए। ये गैराबाद वादी थी जहाँ छोटे दरख्तों और झाड़ियों की भरमार थी। दोपहर तक हम उस वादी में चलते रहे। दोपहर के 2 बजे हम एक छोटी सी पहाड़ी नदी के पास बैठ गए। थोड़ी सी रोटी खाई, नदी का ठंडा पानी पिया, मुंह हाथ धोया और फिर अपने सफर पर रवाना हो गए। एक गहरी खड्ड उबूर करके छोटी छोटी पहाड़ी टेकरियों के गैर हमवार मैदान में आ गए थे। इन टेकरियों के पीछे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का सिलसिला था जिनकी चोटियों पर कहीं कहीं सफेद बर्फ धूप में चमक रही थी। चंद एक टेकरियों को पार करने के बाद एक टेकरी की अतब में बड़ी सी चट्टान खड़ी थी। मेरे साथी एजेंट ने चट्टान की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तुम्हारी पहली मंजिल है। चट्टान जहाँ से शुरू होती थी वहाँ इतना ऊंचा जंगली घास था कि उसमें हाथी भी छुप जाए तो किसी को पता नहीं चल सकता था। हम उस घास में दाखिल हो गए। यहाँ चट्टान में एक गार का शिगाफ नजर आया जिसके मुंह पर ऊपर से लटकने वाली बेलों ने झालरें सी डाल रखी थी। गार का धाना तंग था मगर अंदर से काफी खुला गार था। हम यहाँ बैठ गए। मैंने अपना कंबल उतार कर पास रखिया। मेरे साथी साधु एजेंट ने कहा, तुम आराम कर सकते हो, तुम्हारे साथी कमांडो इसी जगह पहुंचने वाले हैं जहाँ मेरा मिशन खत्म होता है। मैं तुम्हें दीगर साथियों के सुपुर्द करके वापस चला जाऊंगा। आगे तुम जानो तुम्हारा काम। मैंने तभी जबान में पूछा कि हमारा मिशन क्या है। मेरे एजेंट साथी ने सर नफी में हिलाया। ये मुझे कुछ मालूम नहीं है। इस ऑपरेशन की तफसील तुम्हें कमांडो ही बता सकेंगे। अब खामोशी से आराम
आराम करो, तुम्हें आगे शायद सोना नसीब ना हो। मैं कंबल का सरहाना बनाकर लेट गया। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझ पर गुनूद की तारी होने लगी। थोड़ी देर बाद मैं सो गया। कोई मुझे आहिस्ता से झंझोड़ रहा था। मैंने जल्दी से आंखें खोल दी। मेरा साथी एजेंट कह रहा था, तुम्हारे साथी कमांडोज आ रहे हैं। मैंने उन्हें नीचे खाई में चलते देखा। मैं उठकर बैठ गया। मेरा साथी एजेंट गार से बाहर चला गया, मगर मैं गार के अंदर ही बैठा रहा। 10-15 मिनट बाद वो गार में दाखिल हुआ तो उसके साथ 2 अजनबी भी थे। उन्होंने वादी कश्मीर के किसानों जैसा लिबास पहन रखा था और कांधों से गठरियां लटक रही थी। ये गठे हुए जिस्मों वाले जवान थे जिनके चेहरे तांबे की तरह चमक रहे थे और आंखों में चीते की आंखों जैसी चमक लहरा रही थी। गार में आते ही वो मुझे गौर से देखने लगे। मेरे साथी एजेंट ने मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, ये नंबर 7 है।